आई होप यू ऑल आर वेल, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी वर्ड आप लोगों ने अपने बचपन में बहुत सुना होगा। बचपन में मतलब जब आप लोग अपने बचपन में प्लस वन प्लस टू में थे, तब आपने इस शब्द के बारे में, शब्द कौन सा, कंपनी, कंपनी के बारे में सबसे पहले सुना था। और आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी था, इसकी अकाउंटिंग भी सीखी थी, जहां पर आप शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट, कॉल मनी, और इधर से बिजनेस स्टडीज में आपने इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़े थे कि क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कैसे कंपनी बनती है, कंपनी के क्या टाइप्स होते हैं। तो वही बच्चों, वही जो हमने किया था प्लस वन प्लस टू में, वही इस बारी फिर से दोहराएगा। हाँ जी बच्चों, इतिहास दोहराएगा फिर से। और जब हम फिर से सीखेंगे किस बारे में, कंपनी लॉ के बारे में। बट क्योंकि बच्चों हम एक हट के कोर्स कर रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। और क्योंकि आने वाले टाइम में आप जल्द कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, तो कंपनी सेक्रेटरी अपने आप में बताता है कि उसको किसकी नॉलेज सबसे ज्यादा होने वाली है, कंपनी कंपनी लॉ की सबसे ज्यादा नॉलेज होने वाली है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, मार्क दिस वर्ड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे साथ आज आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। याद है आप सबको रूल जो हमने बना रखा है कि हमारी क्लास का क्या रूल होगा, दो चीज, रादर तीन। सबसे पहला रूल कि हमारे पास हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास एक पेन, एक नोटबुक होनी चाहिए, और थर्ड एक हाइलाइटर होना चाहिए। बच्चों मैं आपके साथ ये चैप्टर मार्क करता चलूंगा कि कहां पर क्या अंडरलाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा पॉइंट एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसको हम बहुत अच्छे से मार्क करके चलेंगे। और हम साथ साथ रिविजनरी क्लास भी लगाएंगे, क्लास में ही रिवीजन कर लेंगे बच्चों कि हमने क्या सीखा, क्या हम सीखने वाले हैं। आज मैं आपके साथ चैप्टर फिर से पूरा नया स्टार्ट नहीं करूंगा। हाँ जी, मैं अभी पूरा नया स्टार्ट नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, जो आप लोगों ने अपने बचपन में सीखा है, जो कुछ भी अभी आपको पता है, सिर्फ वही चीज आज मैं आपके साथ रिपीट करूंगा बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टडी मटेरियल को कर देंगे बंद, और हम शुरू करेंगे फटाफट से, नोटबुक निकालेंगे, पेन निकालेंगे, और फिर हम सीखेंगे कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में जो हम सीखने जा रहे हैं बच्चों वो है, आइए नोटबुक निकालिए फटाफट। और अभी हम सीखेंगे यहां पर, आइए हम सीखने वाले हैं यहां पर कंपनी लॉ की कुछ बातें। चलिए, आप सबने ये टर्म सुनी तो होगी, कंपनी लॉ, कंपनी वर्ड तो सुना ही है। चलिए देखते हैं क्या टर्म थी वो कंपनी। कंपनी वर्ड जो आया है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या पता है आप लोगों को दो शब्दों से मिला? नहीं, हमें बचपन में कंपनी के बारे में बता तो दिया था कि कंपनी ये होती है, कंपनी की ये टाइप्स होती हैं, बट किसी ने हमें कभी ये नहीं बताया कि कंपनी दो शब्दों से मिलकर बनी है। कंपनी दो शब्द कौन से हैं? कंपनी के दो शब्द हैं, एक वर्ड होता है कॉम, एक होता है पनीस। एक वर्ड होता है कॉम और दूसरा वर्ड कौन सा आता है, पनीस। ये वर्ड कहां से आए सर, कौन सी लैंग्वेज है बच्चों? बहुत ही सिंपल, कौन सी लैंग्वेज? लेटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है बच्चों ये? लेटिन लैंग्वेज। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्वेश्चन है सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी वर्ड कौन सी लैंग्वेज ने सबसे पहले दिया था? इट वॉज लेटिन वर्ड। ठीक है बच्चों, आइए तो सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं यहां पर, ध्यान से सुनिए, इन दोनों का मतलब। हम क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले? इन दोनों का मतलब। तो चलिए फटाफट अभी हम स्टार्ट करेंगे इन दो वर्ड के बारे में जिसको हम क्या कहते हैं, कंपनीज। कंपनी वर्ड जो आया है वो है कॉम। कॉम मतलब होता है टुगेदर। हाँ जी बच्चों, नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, क्योंकि आज ज्यादा नोट डाउन करने को नहीं है। आज हम सिर्फ डिस्कस किसके बारे में करेंगे? बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। तो आइए फटाफट, अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर? कंपनीज कितने शब्दों से बने, जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, दो शब्दों से, जिसका नाम क्या है? एक कॉम और दूसरा पनीज। तो कॉम वर्ड किससे आया है? कॉम क्या कहता है? कॉम का मतलब क्या है? टुगेदर। और पनीज का मतलब होता है ब्रेड। ब्रेड, ये कौन सी ब्रेड? कहने का मतलब
जब कुछ लोग मिलकर जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं और क्या अर्न करते हैं, लाइवलीहुड, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपनी। आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, लोगों का तो काम ही है कहना। तो अब यहां पर क्या कहते हैं लोग हमारे को, कि इस पर्सन की कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब क्या है, हमने सुना ना ये वर्ड, कहते हैं ना कि इस पर्सन की कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब कि जिन लोगों के साथ ये रहता है वो लोग सही नहीं है। कहने का मतलब कि कंपनी में क्या हो रहा है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव, यस, यही मतलब है। कंपनी में हो क्या रहा है, जब कुछ लोग मिलकर, मिलकर मतलब टुगेदर, मिलकर मतलब टुगेदर, जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, अर्न करते हैं लाइवलीहुड, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपनी। क्या कहते हैं हम उसे, कंपनी, बिल्कुल सही। सर हमने तो कुछ और ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चलो आइए वो भी मैं याद दिलाता हूं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। चलिए, अगर किसी बच्चे से मैं आज पूछूं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग separate legal entity, having separate legal entity with perpetual succession and common seat। आइए बच्चों, कंपनी क्या है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने अपने बचपन में सीखी होगी, क्या सीखी है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या है कंपनी, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। करिए, कुछ याद आ रहा है, आधे बच्चे तो कह रहे होंगे हमें तो ये भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बच्चों, बट मैं आज आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं कि कंपनी की जो डेफिनेशन जो आप लोगों ने बचपन में ये अगर सीखी थी तो ये गलत डेफिनेशन है। हाँ बच्चों, ये गलत डेफिनेशन है, हम सबके साथ धोखा हुआ है बच्चों कि हमें गलत डेफिनेशन सिखाई गई, बिल्कुल सही, हमें गलत सिखाया गया बचपन में कि कंपनी की ये डेफिनेशन होती है, जबकि जबकि कंपनी की ये डेफिनेशन नहीं होती। कंपनी की सिर्फ डेफिनेशन क्या है, ये कंपनी की डेफिनेशन किसने दी, सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन दी हमारे को कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे लिए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20। कौन सा सेक्शन है, 2 सब क्लॉज 20। सर क्या हमें ये सेक्शन याद करना है, बिल्कुल करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए, और हमें ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से याद करना है। तो ये सेक्शन क्या कह रहे हैं, 2 सब क्लॉज 20 क्या कहता है हमारे को, किसकी डेफिनेशन देता है बच्चों, ये डेफिनेशन देता है हमारे को कंपनी की, किसकी डेफिनेशन देगा, कंपनी की डेफिनेशन देगा, ठीक है। और ये क्या बोलता है, कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this law or any other previous law। मतलब ये क्या डेफिनेशन है भाई, क्या कह रहे हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ। सर ये इनकॉर्पोरेटेड मतलब, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, क्या मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड का, रजिस्टर्ड, जिसने रजिस्ट्रेशन किस लॉ में लिया हो, दिस लॉ, दिस लॉ बोले तो
कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर कंपनी, तो एनी अदर कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस लॉ, प्रीवियस लॉ बोले तो कंपनीज एक्ट 1956 और प्रीवियस लॉज। ठीक है बच्चों, तो ये एक पॉइंट हमने क्या सीखा कि कंपनी एक्ट का सेक्शन है 2 सब क्लोज 20 जो हमें क्या सिखाता है बच्चों कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। कौन सा मेरे साथ पढ़ेंगे फिर से, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। वेरी गुड, तो आप सबको कहेंगे सर हमने तो जो पढ़ा था बिल्कुल नहीं मिलता जुलता। बिल्कुल सही, तो लॉ से जब हमने पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, तो उन्होंने कहा कि कंपनी क्या है जो इस एक्ट में बनी हो या फिर पिछले एक्ट में बनी हो, उसको हमने क्या कह दिया, कंपनी। तो पर मतलब से समझ नहीं आया, तो मतलब के लिए उसी डेफिनेशन पे चलेंगे जो हमारे बचपन में सिखाई गई थी, तो इसलिए मैं इसको नाम क्या दूंगा, मीनिंग ऑफ कंपनी। क्या नाम दूंगा मैं इसको, मीनिंग ऑफ कंपनी, एंड इट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। इसको मैं क्या नाम दूंगा, मीनिंग ऑफ कंपनी, और इसको मैं क्या नाम दूंगा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है बच्चों, तो आइए अभी हमने एक बात सीखी कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये वर्ड आया एक हमारे पास, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है वर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, एंड कॉमन सील। ये चार वर्ड आए सर, चार वर्ड, ये सात टर्म्स, फोर टर्म्स। कितने टर्म्स, फोर टर्म्स, यस। तो आइए अभी हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने किया। हमने सबसे पहले सीखा कि कंपनी वर्ड दो लेटिन वर्ड से आया है जिसको कहते हैं कॉम और पनीस। कॉम वर्ड का मतलब होता है टुगेदर और पनीस वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रेड। कहने का मतलब जब कुछ लोग मिलकर ब्रेड अर्न करते हैं, ब्रेड अर्न करने का मतलब टू अर्न लाइवलीहुड, टू अर्न प्रॉफिट्स, टू डू बिजनेस टुगेदर, इट इज कॉल्ड कंपनी। फिर हमने कंपनी की डेफिनेशन सीखी। डेफिनेशन बच्चों कौन से सेक्शन में दी है, 2 सब क्लॉज 20 ने। कौन से सेक्शन ने, 2 सब क्लॉज 20 ने। और उसने हमें क्या सिखाया, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ, मतलब या तो इस लॉ में बनी हो या फिर प्रीवियस लॉ में बनी हो। बिल्कुल बढ़िया। और मीनिंग में हमने चार टर्म्स देखी कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कैसे है ये, artificial legal person having separate legal entity with perpetual succession and common seal। चार टर्मिनोलॉजी हमने सीखी इन द मीनिंग ऑफ कंपनी। तो जल्दी से सुनेंगे मेरे साथ, आइए बच्चों जल्दी से। तो यहां पर हमारे पास फोर टर्म्स, कौन सी फोर टर्म्स आई हमारे पास, फोर टर्म्स जो बच्चों मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आई वो थी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आई वो क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या कोई जानता है इसके बारे में, सोचो क्या होगा आर्टिफिशियल मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होगा, आर्टिफिशियल का मतलब होता है विच इज नॉट नेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं है। लीगल पर्सन मतलब जो कि कानून की नजरों में क्या है, एक लीगल पर्सन है। कानून की नजरों में क्या है, वो लीगल पर्सन। मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मानो ये हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम मैंने दिया आप लोगों के सामने। यस, ये देखो कौन है ये हमारे बीच में, ये हमारे बीच में है मिस्टर चुन्नू। क्या नाम है इसका,
चुन्नू। और चुन्नू क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। क्या है? कि ये नेचुरल पर्सन। ठीक है। अब नेचुरल पर्सन मतलब इसको जन्म किसने दिया? भगवान ने जन्म दिया। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन, नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन। आप, मैं, सब, हम सब क्या एक नेचुरल पर्सन है। बट कंपनी को जन्म किसने दिया? कंपनी को जन्म किसने दिया? क्या भगवान ने दिया? नहीं। कंपनी को जन्म किसने दिया है? कंपनीज एक्ट 2013 ने। कंपनी को जन्म किसने दिया बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहने का मतलब सर जो राइट्स इसके पास होते हैं, जो राइट्स इसके पास होते हैं वही सेम राइट्स इसके पास भी होते हैं। मतलब जो राइट्स चुन्नू के पास हैं वही राइट्स किसके पास हैं? कंपनी के पास। मतलब ध्यान से सुनिए, क्या चुन्नू मोबाइल खरीद सकता है? मोबाइल परचेज कर सकता है? बिल्कुल मोबाइल परचेज कर सकता है। क्या कंपनी मोबाइल परचेज कर सकती है? बिल्कुल परचेज कर सकती है। क्या मन है? मतलब क्या चुन्नू इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो लैंड, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, ये परचेज कर सकता है चुन्नू? बिल्कुल कर सकता है। क्या अपने नाम पे घर नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। क्या कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? यस, कंपनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। मोबाइल से हम क्या लिख सकते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। यस, मोबाइल से हम मूवेबल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। ओके, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो चुन्नू कर सकता है और वो कंपनी नहीं कर सकती। जैसे कि, हाँ जी बच्चों, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो चुन्नू कर सकता है और कंपनी नहीं कर सकती? जैसे कि चुन्नू शादी कर सकता है बट कंपनी शादी नहीं कर सकती। कभी आपके घर पे शादी का कार्ड आया है जिसमें लिखा हो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ शादी कर रही है? ऑब्वियसली नो। फिर जब शादी नहीं हो सकती तो डिवोर्स की बात तो आ ही नहीं सकती। ठीक है। क्या कंपनी चुन्नू को कभी जेल हो सकती है? बिल्कुल। अगर कभी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? जेल जाएगा। बिल्कुल। तो यहां पर भी यही चीज है, वो जेल जा सकता है। बट क्या कंपनी कभी जेल जाएगी? नो, कंपनी जेल नहीं जाएगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब दोज राइट्स, लिखिए बच्चों, दोज राइट्स विच आर conferred to, which are conferred to, which are conferred to a natural person, which are conferred to a natural person are are available to a company subject to certain, subject to certain exceptions, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस हैं? जैसे यही जो मैंने डिस्कस करा आप सबके साथ, मैरी, डिवोर्स, जेल, ये बातें। ठीक है सर, एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्या पॉपुलर क्वेश्चन है? आप सबको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पेपर में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कैसे लिखेंगे हम? बिल्कुल स्टार में लिखेंगे। बहुत बढ़िया सा एक बैलून बनाएंगे और उसमें लिखेंगे अ कंपनी is not a citizen of India। मतलब बच्चों देखो, हमारे पास ना एक सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सिर्फ उसी को मिलेगी जो एक नेचुरल पर्सन है। उसने क्लियरली लिखा उस एक्ट ने कि सिटीजनशिप किसको मिलेगी? जो एक नेचुरल पर्सन है। तो कंपनी क्या एक नेचुरल पर्सन है?
कंपनी क्या एक नेचुरल पर्सन है? बताओ बच्चों, बताओ, क्या कंपनी एक नेचुरल पर्सन है? नहीं। तो क्या कंपनी को हम सिटीजन ऑफ इंडिया कह सकते हैं? नहीं। तो कंपनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होती। तो याद रखेंगे ये बात, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हमने फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट किया, जिसको मैं क्या कहता हूं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चलो जल्दी से आप लोग, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। बाय द टाइम मैं इसी टॉपिक का क्या कराने वाला हूं? रिवीजन। क्या कराऊंगा मैं? इसी टॉपिक की रिवीजन। तो हमने कंपनी की मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन नहीं, मीनिंग, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है? एज पर सेक्शन 2, as per subclause 20 of section 2 of Companies Act 2013, company is a company means a company incorporated under this law or any other previous law. ये तो डेफिनेशन सीखी थी। और मीनिंग क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या है कंपनी? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टर्म हमने सीखा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या वर्ड सीखा हमने सबसे पहले? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ने हमने क्या सिखाया? कि कंपनी कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। आप उसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। कैन नॉट बी सीन। ये भी लिख लेना बच्चों, इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है। इट इज इंटेंजिबल। क्या है बच्चों ये? इट इज इंटेंजिबल। ठीक है। तो आइए बच्चों, हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड एंड इट इज इंटेंजिबल। ओके, तो यहां पर हमने जो सीखा पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ने हमें फाइनली क्या सिखाया? कि कंपनी एक ऐसी पर्सन है जिसके पास वो सारे राइट्स अवेलेबल हैं जो एक नेचुरल पर्सन को अवेलेबल होते हैं। जो राइट सारे एक नेचुरल पर्सन को अवेलेबल होते हैं, वही सारे के सारे राइट्स बच्चों किसको अवेलेबल होंगे? कंपनी को। समझ आई ये बात? वेरी गुड। ठीक है, फिर हमने एक बात ये सीखी कि कंपनी क्या सिटीजन होती है इंडिया की? तो आंसर इज नो, कंपनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होती। ये हमने बात सीखी। ग्रेट। चलिए, फिर हमने सेकंड पॉइंट हमने सीखा, जिसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या है? बच्चों, आज मैं आप सबके साथ 3 टर्म्स डिस्कस करूं। कौन सी टर्म्स? 3 टर्म्स। अच्छा जी, बताओ। जैसे देखो, ये कौन है हमारे पास? बताओ। अभी हमें किसको बना रहा हूं यहां पे? ये हमारे बीच में है मिस्टर चुन। हमारे बीच में कौन आया? मिस्टर चुन्नू। और चुन्नू ने एक कंपनी के किसके शेयर्स खरीद लिए? परचेस्ड परचेस्ड शेयर्स परचेस्ड शेयर्स ऑफ किसके? मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए। चुन्नू जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है चुन्नू जी के पास, इसलिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो क्या हम इनको शेयर होल्डर बोल सकते हैं बच्चों? बताओ बच्चों, क्या हम इसको शेयर होल्डर बोल सकते हैं? नाम में देखो क्या कहता है, शेयर होल्डर। क्या वर्ड बोला इसने? शेयर होल्डर। मतलब अ पर्सन, मीन्स अ पर्सन who holds shares of a company,
हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो बच्चों शेयर होल्डर कौन होता है, इट मीन्स अ पर्सन हु होल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, शेयर होल्डर। जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं मैं उसको क्या बोलता हूं, शेयर होल्डर। ठीक है। और जब जैसे अभी इस केस में देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स किसने खरीदे, चुन्नू ने। तो चुन्नू अब क्या कहलाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए चुन्नू क्या कहलाएगा, अब शेयर होल्डर। क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर। ठीक है जी। और जब इसी शेयर होल्डर का नाम कहां पर आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सर ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है, रजिस्टर मेंबर्स क्या होता है, चलो एक सुनो वर्ड। आप लोगों ने अपने क्लास में, जब आप लोग स्कूल में थे, हाँ जी बच्चों, जब आप लोग स्कूल में थे तब क्लास में एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था। क्या होता था, एक अटेंडेंस रजिस्टर। और अटेंडेंस रजिस्टर हमें क्या सिखाता था, सिखाता था कि इस क्लास में ये जिन जिन का नाम आ रहा है वो इस क्लास के विद्यार्थी हैं। ऐसा होता था कि जिन जिन बच्चों का नाम उस अटेंडेंस रजिस्टर में आ रहा होता है उस क्लास में वो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो उस क्लास के बिलोंग करते हैं। यस और नो, ऐसा होता था। तो ऐसे ही हर कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाती है। क्या बनाती है, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसको ये कहां पर स्टोर करके रखती है, इसको कहां पर प्लेस करके रखती है, प्लेस क्या होता है इसका, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसको कहां प्लेस किया जाता है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे इसको रखा जाता है। आई बात समझ में। और रजिस्टर ऑफ मेंबर में सर किसका नाम आता है, ऑब्वियसली मेंबर्स का। बट ये मेंबर्स कौन है, कहते सर जब ये शेयर होल्डर्स का नाम, किसका नाम, शेयर होल्डर्स का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाता है तो इन्हीं शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम क्या बन जाता है, मेंबर्स। इन्हीं शेयर होल्डर्स का नाम क्या बन जाता है, मेंबर्स। देखिए तो जब जब चुन्नू ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेज करे, जब चुन्नू ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेज करे तो हमने इसको क्या नाम दिया, सबसे पहला चुन्नू। क्या नाम दिया हमने इसको सबसे पहला, चुन्नू। और चुन्नू का नाम हमने कहां पर जाके लिख दिया, अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो अब चुन्नू का क्या हो गया, जैसे पोकेमोन देखते थे बचपन में, तो पोकेमोन में क्या होता था, पोकेमोन विकसित हो जाता था। तो ऐसे ही अब चुन्नू विकसित होकर पहले क्या बन गया था, शेयर होल्डर, और अब विकसित हो गया क्या बन गया, मेंबर। अब क्या बन गया ये, मेंबर। अब क्या बन गया बच्चों, ये मेंबर बन गया है। वेरी गुड। तो अब चुन्नू क्या बन चुका है, कंपनी का मेंबर। अच्छा सर फायदा, देखो जैसे जैसे विकसित होते हैं पावर्स ज्यादा आती हैं। क्या आती हैं, पावर्स आती हैं। इसलिए एक कंपनी से रिलेटेड जो भी पावर्स होती हैं जो शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए वो तभी मिलती हैं जब उसका नाम कहां पर आ रहा हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। कहां पर आ रहा हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। मतलब अगर मेंबर की बात करो तो वोट दे सकता है, अब ये बिल्कुल दे सकता है। क्या ये, क्या इसको डिविडेंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा इसको, डिविडेंड भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब, अगर मैं अभी आप लोगों के साथ एक डिफरेंस एक डिफरेंस अगर डिस्कस करना चाहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर, तो आप लोग क्या समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस आता है मीनिंग का। क्या आता है बच्चों, नोट डाउन करेंगे ना ये सब हमारे साथ, क्या करेंगे इसमें, मीनिंग। मीनिंग हमें क्या सिखाते हैं, ध्यान से सुनिए। शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन, शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन हु हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ अ कंपनी, हु होल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो शेयर होल्डर कौन है, इट मीन्स अ पर्सन जो क्या होल्ड करता है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एंड मेंबर कौन है, इट मीन्स
a shareholder whose name is entered in register of members of a, जिस शेयर होल्डर का नाम जिस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, जिस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, हमने उसको क्या बोल दिया? मेंबर। ठीक है, ओके। तो सर एक बात बताओ, क्या शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है? शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है? आंसर इज नो। किसके पास वोटिंग पावर होती है? मेंबर के पास। किसके पास वोटिंग पावर होती है? मेंबर के पास। फिर आता है वर्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर को क्या कभी डिविडेंड मिलता है? नो। मेंबर को मिलता है? यस। वेरी गुड। थर्ड, बोनस शेयर्स। शेयर होल्डर को क्या बोनस शेयर मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। मेंबर को मिलते हैं? यस। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो भी राइट्स रिलेटेड टू शेयर होते हैं, जैसे वोट करना, डिविडेंड का मिलना, बोनस शेयर का मिलना, ये सारे राइट्स किसको मिलते हैं? मेंबर को। किसको मिलते हैं बच्चों? मेंबर को। ये राइट शेयर होल्डर को नहीं मिलते। तो इसलिए सिर्फ शेयर होल्डर होना इनफ नहीं है, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे को मेंबर बनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मेंबर बनेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए एक बार हमने देखेंगे यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया। दो टर्म, इसमें हमने फर्दर दो टर्म सीखी जिसको कहते हैं शेयर होल्डर और मेंबर। हमने यहाँ सीखा कि चुन्नू ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स परचेज करे, तो हमने इसको क्या कह दिया? शेयर होल्डर। हमने इसको क्या कह दिया? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कौन है? इट मीन्स अ पर्सन। कौन है शेयर होल्डर? इट मीन्स अ पर्सन जो कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? शेयर होल्डर। ठीक है, और जब उसी शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? मेंबर। क्या बोलेंगे हम उसको? मेंबर। आई बात समझ में? तो हम उसे क्या बोल देंगे? मेंबर। जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम आ जाएगा तो हम उसे क्या बोल देंगे बच्चों? मेंबर। वेरी गुड। फिर हमने क्या डिस्कस किया? इसका डिफरेंस। और डिफरेंस में हमने क्या सीखा? शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन। शेयर होल्डर मीन्स अ पर्सन who holds the shares of the company, and member is a person जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाता है। जो भी राइट्स हैं जैसे कि वोटिंग राइट, डिविडेंड, बोनस शेयर, ये सारे के सारे किसको अवेलेबल होते हैं बच्चों? ये अवेलेबल होते हैं मेंबर को। किसको अवेलेबल होते हैं? मेंबर को। ये सारे राइट शेयर होल्डर को अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, आप सबने यहां तक नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। चलिए अब देखिए यहां पर हमने देखिए यहां पर हमने सीखा। अच्छा एक आपको बात पता है, कंपनी में एक तरह के लोग और होते हैं। हमने सीखा एक तो शेयर होल्डर, जिसको अब हम कह सकते हैं मेंबर। मान लेते हैं शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है तो हम इसी को क्या बोल देंगे? मेंबर्स। और इन्हीं को ये कंपनी के क्या लेकर बैठे हैं? शेयर्स लेकर बैठे हैं, तो इनको हम बोलेंगे ओनर्स ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? ओनर्स ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं हम इसको? ओनर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के मालिक किसको बोलेंगे? मेंबर्स को। वेरी गुड सर। कुछ जने और भी होते हैं जो इनका काम क्या होता है? कंपनी को मैनेज करना। याद आ रहा है? कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन मैनेज करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं और इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इनका काम क्या होता है? व्हाट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी? द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज टू मैनेज द company. The core responsibility is to
मैनेज द कंपनी। ये बात याद रहेगी आप सबको, बिल्कुल। तो यहां पर हम इसको सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि एक कंपनी में दो तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के लोग? दो तरीके के। वन इज मेंबर एंड अदर इज डायरेक्टर। वन इज मेंबर एंड अदर इज डायरेक्टर। मेंबर ने क्या करना है? कंपनी के शेयर्स लेने हैं, ठीक है। वो डे टू डे डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। डे टू डे डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर। कौन लेता है? डायरेक्टर। तो आइए देखिए, यहां पर हमारे पास जो कंपनी है उसमें दो तरीके के लोग रह रहे हैं। एक हो गया मेंबर, एक हो गया डायरेक्टर। तो मेंबर को मैं क्या बोलूंगा? ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। यस, ही इज द ओनर ऑफ कंपनी। एंड डायरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? ही इज द मैनेजर ऑफ कंपनी। ये कंपनी को क्या करता है? मैनेज करता है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? मैनेजर ऑफ कंपनी। वेरी गुड। मेंबर क्या डे टू डे अफेयर्स में डिस्कस करता है? डे टू डे डिसीजन, जो डेली डिसीजन होते हैं, क्या उसमें पार्टिसिपेट करता है? नहीं। वो पार्टिसिपेट कौन करता है? डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर डिसीजन लेता है किसके बिहाफ पे? ऑनर्स के बिहाफ पे, मेंबर्स के बिहाफ पे डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सीखा? डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेली मैनेजमेंट। डेली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन डेली मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट करते हैं डेली मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? तो मेंबर और एक होता है ओनर। मेंबर कौन होता है? ओनर। और डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजर। तो ओनर क्या करता है? ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स, है ना। ओनर है, बहुत काम है ओनर के पास, तो ये डेली डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये किसको अपॉइंट कर लेता है? मेंबर किसको अपॉइंट कर लेता है? डायरेक्टर को। किससे अपॉइंट कर लिया उसने? डायरेक्टर को। और डायरेक्टर को क्या बोलता है? कि तुम डे टू डे डिसीजंस लो। क्या कहता है उसको? कि तुम डे टू डे डिसीजंस लो। और डे टू डे डिसीजंस लेने के बाद, डे टू डे डिसीजन लेने के बाद अगर कोई मेजर डिसीजन आ जाता है, कोई ऐसा मैटर आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्टर्स अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो फिर किसकी मदद मांगते हैं? मेंबर्स की। कहते हैं मालिक आप ही हो, आप ही बताओ कि क्या करना है। फिर वो किसके पास जाएगा? ओनर्स के पास। और ओनर्स को जाके कहेगा कि आप मुझे बताइए कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। आई बात समझे? वेरी गुड। तो अभी हमने जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें अभी क्या सिखा रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी ने हमें कहा कि कहते हैं कंपनी एक तरफ और इनके बीच में क्या है? एक दीवार। और मेंबर्स एक तरफ, मेंबर्स एक तरफ। और इनके बीच की इस दीवार को मैं क्या नाम दूं? बताओ, इस दीवार को, इस वॉल को मैं क्या नाम दूं? इस वॉल को हम नाम देते हैं कॉर्पोरेट वेल। क्या नाम देते हैं हम इसको? कॉर्पोरेट वेल। वेरी गुड। देखो, कंपनी एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट। क्या वर्ड लिखा हमने? देखिए, कंपनी एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट। कंपनी एंड मेंबर्स कैसे ट्रीट करे जाते हैं? एज डिस्टिंक्ट, ठीक है। वेरी गुड। अब जब कंपनी और मेंबर्स डिस्टिंक्ट ट्रीट करे जाते हैं, डिस्टिंक्ट बोले तो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्टिंक्ट बोले तो क्या ट्रीट करे जाते हैं? अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर ये जो मतलब हमने सीखा, आइए बच्चों, हमने जो मतलब सीखा वो हमें क्या सिखा रहा है? ध्यान से सुनिए।
हमने ये हमें सिखा रहा है कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग है। मतलब कंपनी को और मेंबर्स को एक नहीं माना जाता, उन्हें क्या डिस्कस ट्रीट किया जाता है डिफरेंट। मतलब दैट कंपनी इज नॉट लाइबल, लिखेंगे बच्चों, कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। कहता है कंपनी अपने मेंबर्स की हरकतों के लिए, हरकतों मतलब उनके एक्ट्स के लिए, एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। एंड लाइकवाइज वाइस वर्सा हो जाएगा, एंड मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स भी लाइबल नहीं है, मेंबर्स आर ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी। वेरी गुड। मेंबर्स आर ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी की एक्शंस के लिए मेंबर्स लाइबल नहीं है और मेंबर्स के एक्शंस के लिए कंपनी लाइबल नहीं है। सर मतलब एक बार और एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप सबके साथ। आप सबने पार्टनरशिप फर्म के बारे में सुना ही होगा, बिल्कुल। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सुना आपने ये बात कि पार्टनर्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं पार्टनरशिप की हरकतों के लिए, बट कंपनी इज नॉट लाइबल, कंपनी लाइबल नहीं होती मेंबर्स के एक्शंस के लिए, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब फाइनल कह रहा है कि कंपनी एक तरफ, मेंबर एक तरफ, दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। याद रखिए बात, दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है, बट जहां पर आपने जहां पर आपने इस प्रोविजन का मिसयूज किया, जहां पर आपने कंपनी की एग्जिस्टेंस का मिसयूज किया, तो आपको और कंपनी को, आपको मतलब मेंबर को और कंपनी को एक ही माना जाएगा। बट यहां पे लिखेंगे, बट वेयर द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, separate legal entity is misused, जहां पर उसे मिसयूज किया जाता है, it is misused, then company and members will be considered as one। क्या ट्रीट किया जाएगा उसे, एक ही ट्रीट किया जाएगा, एंड बोथ विल बी लाइबल, और दोनों के दोनों लाइबल हो जाएंगे। सर इस लाइन का थोड़ा और ब्रीफ करो ना। इसका मतलब है जैसे मान लो दो जनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, चुन्नू और मुन्नू ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी बनाने के बाद लोगों से पैसा उधारी करने लगे। उनकी इंटेंशन स्टार्टिंग से ही क्या थी, फ्रॉड करने की। स्टार्टिंग से इंटेंशन क्या थी उनकी, फ्रॉड करने की। तो बाद में आके वो कह दे भाई चुन्नू मुन्नू हम लाइबल नहीं है, कंपनी लाइबल है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लोग कहता है ऐसे नहीं होगा, लोग कहता है ऐसे नहीं होगा, आप लोगों के इंटेंशन स्टार्टिंग से ही गलत थी। आप लोगों का मन किस कंपनी क्यों बनाई थी, फ्रॉड करने के लिए। कहते जहां पर कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को मिसयूज किया जाए, क्या किया जाए, मिसयूज किया जाए, तो वहां पर कंपनी और मेंबर को क्या गिना जाएगा, एक गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा, एज वन गिना जाएगा। ठीक है, इसलिए चुन्नू मुन्नू और कंपनी तीनों लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में कौन लाइबल हो जाएंगे, चुन्नू मुन्नू और कंपनी तीनों लाइबल हो जाएंगे। वेरी गुड, आई बात समझ। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, आई होप आप सब नोट डाउन कर रहे हैं साथ के साथ।
आप लोगों को समझ आ रहा है? हम बाद में इसका रिकैप भी जरूर करेंगे, फिर से देखेंगे कि हमने एक एक वर्ड क्या सीखा है। नो नीड टू वरी एट ऑल, किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, जिसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लगातार। सक्सेशन का मतलब, ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो सुना ही होगा। बिल्कुल। पार्टनरशिप फर्म में जब एक पार्टनर की डेथ हो जाए, मैन अगर डेथ हो जाए किसकी? पार्टनर की। पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही। एक पार्टनर छोड़ के चला जाए, रिटायर हो जाए, एक पार्टनर छोड़ के चला जाए, रिटायर हो जाए, तो आप मुझे बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी? बिल्कुल होगी। पार्टनरशिप फर्म उस टाइम पर भी डिसॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या अगेन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी? बिल्कुल होगी। दो पार्टनर्स है, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बट क्या कंपनी के केस में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे पार्टनर, चाहे मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे मेंबर मर जाए, चाहे मेंबर छोड़ के चला जाए, तो भी कंपनी चलती रहेगी। तो भी कंपनी चलती रहेगी। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? ध्यान से सुनिएगा। कहता है हमारे पास मेंबर होता है जिसके पास कंपनी के क्या होते हैं? शेयर्स। अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो शेयर्स ऑटोमेटिकली किसके नाम चले जाते हैं? शेयर्स ऑटोमेटिकली किसके नाम चले जाते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसके नाम पर हो जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट, तो शेयर्स किसके नाम पर चले जाएंगे? ऑफिशियल असाइनी के नाम। किसके नाम पर चले जाएंगे? ऑफिशियल असाइनी के नाम। ठीक है। और अगर मेंबर ट्रांसफर करना चाहे अपने शेयर्स तो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इससे क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस को फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। इससे नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्या कहते हैं? सुना भी होगा आपने, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रिमेन्स या गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी चलती रहेगी। ठीक है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में सुनेंगे मेरे साथ। क्या कहना चाहता है? ये सिंपली कहना चाहता है, कहता है जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप फर्म में जैसे ही पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर रिटायर हो जाए, तो फर्म को डिसॉल्व होना। ठीक है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के जो शेयर अगर जिस पर्सन के पास थे और वो पर्सन मर जाए तो वो शेयर अब किसके पास चले जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। किसके पास चले जाएंगे बच्चों? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। या फिर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑफिशियल असाइनी के पास। किसके पास जाएंगे? ऑफिशियल असाइनी के पास। और इसका कोई कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कंपनी कहती है कि चाहे मेंबर आए चाहे मेंबर जाए, मैं तो अपना काम करता रहूंगा, क्योंकि मेरे को संभालेगा कौन? डायरेक्टर्स। कंपनी ओनर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं? ओनर्स। तो डिसीजन किसने लेना है? मेंबर्स ने। तो कह रहे कंपनी चलती रहेगी और मेंबर्स के शेयर्स रिस्पेक्टिव पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगे और कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
इसलिए इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लगातार सक्सेशन रहेगा, मतलब देयर विल नेवर बी अ डेथ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, गुड। तो ये 3 पॉइंट हमने सीखे। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है उसे हम कहते हैं कॉमन सील। क्या बोलते हैं हम उसे? कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है बच्चों? कॉमन सील हम कहते हैं इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो ऑफिशियल सिग्नेचर को हम क्या कहते हैं? कॉमन सील। मतलब अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कॉमन सील लगी हुई है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कॉमन सील लगी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को साइन किसने किया है? डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय कंपनी। एंड बताइए, क्या कंपनी जिम्मेदार है या नहीं है? बिल्कुल, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। कंपनी जिम्मेदार है, बिल्कुल। कंपनी क्या है? जिम्मेदार। बिल्कुल सही बात है। ओके, बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने कहा कि कॉमन सील लगानी ऑप्शनल है। क्या बोला इसने? कॉमन सील लगानी ऑप्शनल, फिक्स करनी इट इज ऑप्शनल। सर फिर साइन कौन करेगा? कौन साइन करेगा? कहते हैं अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पर, क्या बोल रहा है? किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर दो डायरेक्टर्स, हाँ बच्चों कितने डायरेक्टर्स? दो डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया, तो माना जाएगा कि कंपनी ने ही साइन किया एंड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, और कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी। बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? अच्छा, वेरी गुड। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि कॉमन सील क्या है? इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कॉमन सील लगी हुई है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज साइंड बाय द कंपनी। और जिम्मेदार कौन है? कंपनी। ठीक है। बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने क्या बोला? इसने बोला कॉमन सील अफिक्स करना क्या है? ऑप्शनल। और किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर दो डायरेक्टर्स ने और एक कंपनी सेक्रेटरी ने अगर साइन किया, किसने साइन किया? दो डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ने साइन अगर कर दिया, तो मानना जाएगा कि किसने साइन किया है? कंपनी ने साइन किया है। किसने साइन किया है? कंपनी ने साइन किया है। वेरी गुड। और कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी। चलो, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, किसी ने कॉमन सील देखी है? बहुत से बच्चों के दिमाग में कॉमन सील आ भी चुकी होगी। बच्चों के दिमाग में हो रही होगी, एक ब्लू ब्लैक कलर की होती है जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है। क्या वो कॉमन सील होती है? आंसर इज नो। बच्चों वो कॉमन सील नहीं होती। इट इज कॉल्ड द रबर स्टैंप। तो कॉमन सील कैसी होती है? इट इज इंकलेस। सबसे पहले तो ये कैसी होती है? इंकलेस। इसमें कोई इंक होती नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, इसमें कोई भी इंक नहीं होती। इट इज नॉट अ रबर स्टैंप। इट इज नॉट अ रबर स्टैंप। रादर बच्चों ये तो किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्टील की। हाँ जी। तो ये कैसे दिखती है सर? ये कुछ इतने साइज की होती है और इसमें क्या होता है, एक पेज को इंसर्ट किया जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट के ऊपर आप चाहते हो कि इसमें कॉमन सील है, उसके ऊपर इंसर्ट करो, प्रेस करो और कंपनी का नाम छपा हुआ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंपनी का नाम छपा हुआ आ जाएगा। इट इज इंकलेस। बस आप उसे फील कर सकते हो। कम पेज की बनावट ऐसी हो जाएगी कि उसके ऊपर कंपनी का नाम पढ़ा भी जा सकता है, बट वो इंकलेस होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉमन सील। क्या कहते हैं उसको?
कॉमन सील। ये इंकलेस होती है बच्चों और इट इज नॉट अ रबर स्टैम्प। आप एक बार गूगल करके देखना और आपके सामने आ जाएगी कि ये कैसे दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए, तो हमने चार बातें सीखी। सबसे पहले हमने क्या बात सीखी थी? इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या है ये? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है एक ये? सेपरेट लीगल एंटिटी, जहां पर हमने शेयर होल्डर और मेंबर के बारे में सीखा कि शेयर होल्डर कौन होता है? जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं। मेंबर कौन होता है? हु इज द मेंबर ऑफ अ कंपनी? मेंबर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था? हमने सीखा कि कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स। तो डायरेक्टर्स लोग डिसीजन लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, मतलब मैनेजमेंट में जिनका नाम होता है। ओके, फिर हमने सीखा कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में एक दीवार होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। हम उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल का क्या काम होता है? ये हमें कहता है कि कंपनी और मेंबर क्या है? डिस्टिंक्ट। क्या वर्ड है हमने सीखा? डिस्टिंक्ट। करेक्ट। कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी अपने मेंबर्स के एक्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, बट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर मेंबर्स भी कंपनी की हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। बट जहां पर जहां पर कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मिसयूज किया जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? लिफ्टिंग वेल को हटा देंगे, कॉर्पोरेट वेल को हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और कंपनी और मेंबर को क्या गिना जाएगा? वन, और इन दोनों को हम लाइबल ठहरा देंगे। बिल्कुल सही। फिर हमने सीखा था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रिमेन गोज ऑन फॉर एवर। और फिर हमने सीखा था कॉमन सील। फिर हमने क्या सीखा? कॉमन सील, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर दैट इज कॉमन सील है, तो क्या माना जाएगा? साइन किसने किया है? क्या साइन किसने किया है? इट इज साइंड बाय द कंपनी एंड कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। ये हमने बच्चों बात सीखी। एंड द लास्ट पॉइंट जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स हमें क्या सिखाता है? ये कहता है, ध्यान से सुनना, कह रहे मेंबर्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। कहने का मतलब सर, ध्यान पे जो हमने एक बार ध्यान है, हमने एक बार पार्टनरशिप भी सीखा था। बिल्कुल। तो पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड। क्या होती है वो? लिमिटेड। पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड। बट कंपनी में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स लाइबिलिटी, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है? अनलिमिटेड। मतलब पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म। पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। बट यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ कंपनी की हरकतों के लिए, कंपनी के एक्शंस के लिए, कंपनी की लाइबिलिटीज के लिए मेंबर्स जिम्मेदार नहीं होते, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल
नहीं होते, जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल बट लिमिटेड। जब अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। मतलब मेंबर्स आर नॉट पर्सनली लायबल, वो पर्सनली लायबल नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक कंपनी की डिटेल में हमें सीखना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। तो अभी हमने जो सीखा वो हमने ये सीखा कि कंपनी के मेनली 5 बातें। कौन सी 5 बातें? इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल entity with perpetual succession, common seal, and last is limited liability of members, limited liability of members। ठीक है, ये 5 बातें हम लोगों ने सीखी। These are the 4 terminologies जो आज हम लोग सीखे। ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि आज हमने बेसिक्स में बहुत सी बातें डिस्कस करी। कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में रखी है? सब क्लॉज 20 ऑफ 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में सीखा। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी में डायरेक्टर, मेंबर, शेयर होल्डर के बारे में सीखा। फिर हमने इसके बारे में सीखा, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में सीखा, कॉमन सील के बारे में सीखा और लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में सीखा। बच्चों ये मैंने अभी आपको बहुत कम बताया, इन इन पॉइंट्स में अभी बहुत कुछ सीखने को है, बट अभी हमने बहुत कम अभी आपको बताया। इट इज जस्ट ब्रीफ, एक आइडिया दिया मैंने आपको 5 बातों का। 5 बातों का मैंने बस अभी आपको क्या दिया, आज आइडिया दिया है। आने वाली क्लासेस में आपके साथ मैं एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक पॉइंट फिर से उठाऊंगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फिर से उठाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी फिर से उठाएंगे और इनको और डिटेल में सीखेंगे। एक एक पॉइंट को डिटेल से सीखेंगे और फिर साथ साथ बुक को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास आज हम यहीं तक करेंगे। और आज जो आप लोगों ने किया, प्लीज घर जाकर अपना ये पूरा टॉपिक अच्छे से करना। जो डाउट्स हो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आने वाली क्लासेस में हम इन्हीं टॉपिक्स को फिर से करेंगे। बच्चों मुझे पता है अभी शायद आप लोगों के इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो, कुछ टॉपिक अभी हमने पूरे तरीके से डिस्कस नहीं करे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आने वाली क्लासेस में आपके डाउट्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना ये होमवर्क आज घर जाके आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलो फिर इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू विश करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।